नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं और तो चलिए शुरू करते हैं आज इंडियन ज्योग्राफी की तीसरी क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक विन्यास, फिजिकल सेट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब हम ना भौतिक विन्यास की बात करते हैं तो भौतिक विन्यास से जो तात्पर्य है, हमें जो पढ़ना होता है भौतिक विन्यास में, तो पहली बात ये है कि जो भारत है, भारत की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारी स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कहीं पर आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं और कहीं नदियाँ देखने को मिलती हैं, कहीं झील देखने को मिलती हैं और कहीं आप जैसे पठार कह सकते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको भारत के भूगोल में देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है ज्योग्राफी में। उसी वैज्ञानिक अध्ययन को आधार बनाकर मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मतलब मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं भौतिक विन्यास। तो जो भौतिक विन्यास की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम ना भौतिक विन्यास का परिचय क्या है, मतलब भारत के भौतिक विन्यास से मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, ये हमें जानना है। तो देखो, भारत जो है, भारत में लगभग 10.6%, यदि टोटल एरिया भारत का 100 है तो उसमें से 10.6% पे पर्वत देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर पहाड़ियों के परसेंटेज की बात करें तो पहाड़ियों का परसेंटेज 18.5% है और पठार का जो क्षेत्रफल है वो 27.7% है और इसी तरह मैदानों का जो क्षेत्रफल है वो 43.2 है। और जो एरिया बच गया है उसमें मरुस्थल जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल और द्वीपीय भूमियाँ जैसे लद्दाख, पुदुचेरी जैसे लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये जो द्वीप हैं इनकी भूमियों का भी अध्ययन हम इस भारत के भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो मैं फिर आपको बता दूं कि जो फिजिकल विन्यास है, हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हम पहाड़ों का अध्ययन करते हैं, पठारों का अध्ययन करते हैं, नदियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। तो अब इसके अध्ययन का क्रम क्या रहेगा, इसके अध्ययन को करते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, भौतिक विन्यास का जो वर्गीकरण है उसके करने का आधार ये है कि हम क्या करें, भारत अगर पूरा है, जैसे बाय द वे ये हमारे पास भारत है और ये हमारा प्यारा भारत है, इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में जब आप देखोगे तो ये वाला जो भाग है कुछ इस तरीके से बटा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे उत्तर और उत्तर पूर्व के प्रदेश। तो पहला तो हम अध्ययन कर लेंगे उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद उत्तर के विशाल मैदान, तो हमारे पास जो ये पर्वतीय प्रदेश हैं, उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश के बाद आपको पता ही है कि इस वाले भाग में आपको मैदान देखने को मिलता है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे, मतलब विशाल मैदान का। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब इस वाले भाग में मिलने वाले पठार को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, फिर हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर तटीय मैदान, देखो तटीय भूमि की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास अरब सागर है, ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल है और ये हमारे पास इंडियन ओशन है, मतलब हिंद महासागर। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये तट से लगा हुआ एरिया है, तो हम तटीय भूमि की बात करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद मरुस्थल, मरुस्थल आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, तो मरुभूमियों की जो अध्ययन है वो मरुस्थल के अंतर्गत किया जाता है। और द्वीपों का अध्ययन, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको यहाँ देखने को मिलेगा और लद्दाख, वो हमारे पास एक है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो अगली जो हेडिंग होगी हमारे पास वो है उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश। देखो, जब हम उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों की बात करते हैं तो हम उसके अंतर्गत हिमालय और उससे जुड़ी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हीं का अध्ययन हम करते हैं। तो हिमालय का जो अध्ययन है उसी का वैज्ञानिक अध्ययन हम कई तरीके से करते हैं, है ना, उसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों में देखो, आपको पता ही है कि यहाँ पे ये थी हमारे पास यूरेशिया प्लेट, ये यूरेशिया प्लेट है और भारतीय प्लेट जब इससे टकराई तो टकराने के बाद
ये भारतीय प्लेट थी, और जब ये इससे टकराई, टकराने के बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इसको कहते हैं झोल, मतलब यहाँ पे एक झोल बना, और जब ये इससे टकराई, टकराने के बाद जो वलन की प्रक्रिया शुरू हुई उससे अवसाद यहाँ पे मतलब जमने शुरू हुए। इसी दौरान हिमालय का निर्माण हुआ, इसी टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ। यहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिमालय जो उत्तर और उत्तर पूर्व का जो मतलब पर्वतीय प्रदेश है, तो उसकी जो टोटल लंबाई है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2500 किलोमीटर है। और एक कमाल की बात ये है कि इसके जो पूर्वी भाग है ये 160 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि इसका पश्चिम का भाग है तो वह कितना है, 450 किलोमीटर चौड़ा। मतलब इसकी जो चौड़ाई है पूर्व में ज़्यादा है, और पूर्व में कितनी है 160 किलोमीटर, और पश्चिम में कितनी है 145 किलोमीटर। और इस वाले पॉइंट से इसमें तीक्ष्ण मोड़, तीखा मोड़ देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई एक कठोर संरचना नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो मिट्टी उस साइड ना फैल के इस साइड फैलना शुरू हुई। इसी दौरान यहाँ भी आपको एक नामचा बारवा के पास एक तीर मोड़ देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये मिट्टी जो है ना आगे नहीं फैल पाई, क्योंकि यहाँ पे तीक्ष्ण मोड़ था और इस कोई चट्टान थी जिसकी वजह से वो मिट्टी आगे नहीं जा पाई, और ये इस तरीके से फैला। और अगर आप देखोगे दक्षिण पूर्वी एरिया में यह जो है ना हिमालय, इसका विस्तार देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसकी चौड़ाई जब हम बात करते हैं तो पूर्व में 160 है और पश्चिम में 450 है, और पूर्व से पश्चिम तक की टोटल लंबाई है 250 या मैं 2500 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, 2500 किलोमीटर है। तो परिचय में तो हमने यही देख लिया कि हम क्या पढ़ेंगे, तो हम यही पढ़ेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर तक फैले हुए पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं जो उत्तर भाग में है। और ये मैं बता चुका हूँ कि 2500 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, पूर्व में 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और पश्चिम में 145 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लेकिन अगर आप देशांतर रेखाओं की बात करो, देशांतर रेखाओं का आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग 111 किलोमीटर जब कोई मतलब हम ना पृथ्वी पर जब 111 किलोमीटर देशांतर रेखाओं के अनुदिश चलते हैं तो 1 डिग्री के बराबर हो जाता है। मतलब जैसे बाय द वे ये हमारे पास पृथ्वी है और ये देशांतर रेखा है, और ये बाय द वे 1 डिग्री की देशांतर रेखा है, और ये हमारे पास 2 डिग्री की देशांतर रेखा है। तो इनके बीच की जो टोटल दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं कि हमारा जो मतलब उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश हैं वे 22 डिग्री की अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा को क्रॉस करते हैं। मतलब 22 डिग्री की देशांतर रेखा के बीच इनका विस्तार है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न है, ये आपको बस पता होना चाहिए। फिर देखो इसका वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण के लिए ना हम कई तरीके के मेथड अपनाते हैं। एक तरीका क्या है कि आप जितनी भी समांतर श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर एक तरीका है कि आप ना समांतर पहाड़ियों के रूप में इनका अध्ययन करो। दूसरा तरीका क्या है कि प्रादेशिक आधार पर आप इनका अध्ययन कर लो, और तीसरा है कि ऊंचाइयों के आधार पर इन पर्वत श्रृंखलाओं का आप अध्ययन कर लो। इसी अध्ययन से हम उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों का समग्र अध्ययन कर लेते हैं, और यहाँ से आने वाले सभी सवालों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो समांतर श्रेणियों के आधार पर उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों को पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले एक प्रश्न ये आपके दिमाग में उठा होगा कि ये वाला जो भाग है, पूर्व का जो भाग है, ये 160 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि पश्चिम का भाग है वह 450 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। ऐसा क्यों है? ज्योग्राफर के पास इसका जवाब है। उनके अनुसार जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही थी तो यहाँ पर संपीड़ात्मक बल का मतलब है एक बड़ी प्लेट इस साइड है, भारतीय प्लेट इस साइड है, और यहाँ पे संपीड़न जो बल है वो बहुत ज़्यादा है। मिट्टी को फैलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिली है, इस वजह से इस एरिया में चौड़ाई जो है वो कम है। इस एरिया में चौड़ाई कम है, लेकिन अगर आप देखोगे इस एरिया में चौड़ाई ज़्यादा है तो मिट्टी को फैलने के लिए स्पेस भी ज़्यादा मिला। इस वजह से ये पश्चिम का जो भाग है संपीड़ात्मक बल यहाँ पे कम है, इस वजह से मिट्टी ज़्यादा इस एरिया में फैली है और इस एरिया में नहीं फैली है। तो आपको बस ध्यान रखना है, इस एरिया में संपीड़ात्मक बल ज़्यादा है इसलिए चौड़ाई कम है, और यहाँ पे संपीड़ात्मक बल कम है इसलिए चौड़ाई ज़्यादा है।
संपीड़ात्मक बल का मतलब होता है दो बड़ी चट्टानों के बीच लगने वाला, संपीड़न के द्वारा लगने वाला जो बल है। इतना बस ध्यान रखना है। इस वजह से पूर्व की जो चौड़ाई है वो कम है और पश्चिम की चौड़ाई ज़्यादा है। तो अब इसके बाद ना हम हिमालय को दो तरीके से पढ़ते हैं। हिमालय का जब हम अध्ययन करते हैं तो हिमालय के अध्ययन को हम पूर्व और पश्चिम में बांट के पढ़ते हैं। देखो, पूर्व और पश्चिम का मतलब क्या है? हिमालय जब हम पढ़ेंगे तो एक भाग को कहेंगे पूर्व और दूसरे भाग को कहेंगे पश्चिम, लेकिन इसका कहाँ से हम इसे पश्चिम कहेंगे और कहाँ से हम इसको पूर्व कहेंगे, ये अभी 2 मिनट पहले हमने बताया कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसकी टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। फिर आपको यहाँ पे 80 डिग्री जो इष्ट देशांतर है और 88 डिग्री इष्ट देशांतर है, इसके बीच आपको ना जो देखने को मिलेगा नेपाल, ये जो एरिया है तो हिमालय का पार्ट ही, लेकिन भारत का हिस्सा नहीं है, ये नेपाल का हिस्सा है और नेपाल के हिस्से को ही हम आधार मान लेते हैं पूर्व और पश्चिम का। देखो 80 डिग्री से जब हम इस साइड में लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हम इसको कहेंगे पश्चिम और 88 डिग्री के बाद के हिमालय को हम कहेंगे पूर्वी हिमालय। मतलब ये वाला जो हिमालय है ये पूर्व का हिमालय है और ये वाला जो हिमालय है हमारे हिसाब से तो ये पश्चिमी हिमालय है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, ये वाली जो चौड़ाई है पश्चिम में आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है और जबकि पूर्व की ओर जैसे ही हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये चौड़ाई कम होती जा रही है। तो यहाँ तक बस आपको ध्यान रखना है कि नेपाल का जो देश है उसके अंतर्गत जो हिमालय आता है वो 80 डिग्री देशांतर से 88 डिग्री देशांतर के बीच है और इसके पश्चिम का भाग पश्चिमी हिमालय और 88 डिग्री के पूर्व का भाग पूर्वी हिमालय। और एक बात मैंने तुम्हें बता दी कि इस वाले मोड़ पर आपको इसमें एक तीक्ष्ण मोड़ देखने को मिलेगा, ये नामचा बारवा के निकट है और ये वाला यहाँ पे जो पश्चिमी मोड़ है, यहाँ नंगा पर्वत, एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से हिमालय पश्चिम की ओर तीव्र तीक्ष्ण मोड़ से मुड़ जाता है। ये बात आपको देखने को मिलेगी, ये मतलब आपको याद रखनी है। और ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। फिर अब हम क्या करेंगे? हिमालय का वर्गीकरण करेंगे और हिमालय के वर्गीकरण को अध्ययन की सुविधा के लिए हम हिमालय को ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटकर पढ़ते हैं। वृहद हिमालय कहने का क्या मतलब है अभी समझ आ जाएगा और शिवालिक हिमालय कहने का क्या मतलब है ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा। देखिए, पहले तो आपको ना फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो ट्रांस हिमालय है और जो वृहद हिमालय है, इन दोनों के बीच, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है ITCZ। ITCZ को हिंदी में कहते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से कौन अलग करता है तो ITCZ ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है। फिर वृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है तो MCT, इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। फिर लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है तो MBF, इसका हिंदी अनुवाद है मेन बाउंड्री फोल्ट। मतलब इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, हिंदी में भी आप देवनागरी लिपि में इसको लिखना होता है मेन बाउंड्री फोल्ट। फिर इसके बाद शिवालिक के बाद उत्तर के विशाल मैदान शुरू हो जाते हैं। मतलब जो सबसे आप दक्षिणी सीमा देखोगे या दक्षिणी आप इसकी श्रेणियां देखोगे हिमालय की तो वे शिवालिक श्रेणियां हैं और शिवालिक श्रेणियों के बाद मैदान शुरू हो जाते हैं। तो शिवालिक श्रेणी और मैदान के बीच यदि कोई है तो वो हिमालय फ्रंट फोल्ट है, HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ट। मैं आपको बता दूं, यहाँ से हमेशा सवाल आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच ITCZ है, जबकि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल और थ्रस्ट है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच MBF मेन बाउंड्री फोल्ट है। अब देखो समांतर, क्योंकि हम इसको जो पढ़ रहे हैं, मैंने बताया कि हम हिमालय को पढ़ेंगे समांतर। सबसे पहला जो पढ़ने का तरीका होगा हमारा समांतर श्रेणियों के आधार पर पढ़ने का हमारा तरीका होगा। देखिए, जब हम समांतर श्रेणियों की बात करते हैं तो समांतर श्रेणियां
जैसे सबसे उत्तर की जो श्रेणियां हैं, मतलब जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और ये उत्तर की जो श्रेणियां हैं, सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां हैं, हम उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो सबसे उत्तर का भाग है। फिर इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आईटीसी के बाद यहाँ आपको ना जो सबसे बड़ा मतलब पर्वत देखने को मिलेगा, या हम पर्वत श्रृंखलाएं कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। और फिर इसके बाद और दक्षिण में चलेंगे लघु हिमालय, और फिर और दक्षिण में चलेंगे शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलेगी। इसी को हमने आगे समझाने का प्रयास किया है आसान तरीके से। कोशिश करते हैं कि चीज़ें जितनी हो सकती हैं आसान हो सके। देखिए, अगर ये हमारा प्यारा भारत है और ये उत्तर का भारत है, तो इसमें ये वाली जो श्रेणी है, ये लद्दाख, सॉरी ये है काराकोरम, इसको बोलते हैं काराकोरम। और नीचे की जो श्रेणी है, ये दूसरे नंबर की, इसको बोलते हैं लद्दाख। और लद्दाख के बाद हमारे पास जो श्रेणी है, ये है जास्कर। तो ये जो तीन श्रेणियां आती हैं, समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब है कि ये समांतर फैली हुई हैं, इसी को कहते हैं, मतलब हमारे पास इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद इसके उत्तर में ITCZ बीच में बाउंड्री शेयर करता है इन दोनों की, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। फिर इसके उत्तर में आपको मिलेगा पीर पंजाल की श्रेणी और धौलाधर की श्रेणी, इन दोनों को संयुक्त रूप से लघु हिमालय कहेंगे। फिर इसके उत्तर में आपको मिलेगी शिवालिक की श्रेणी। आपको बस ये एक आइडिया होना चाहिए कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां किस तरीके से फैली हुई हैं। फिर इसके बाद ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं, तो ट्रांस हिमालय सबसे पहली बात मैं जो बता चुका हूं, उत्तरी भाग में है, सबसे उत्तर में। फिर यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है, मतलब देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी, तो जो यूरेशिया प्लेट थी उस प्लेट का हिस्सा ट्रांस हिमालय को माना जाता है। मतलब ये भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसी के अवसाद ऊपर उठे थे, और जो मतलब हमारे पास ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण हुआ था, और यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। अब देखो, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें और इसकी विशेषताओं की बात करें, तो विशेषता में पहली बात, क्योंकि यह सुदूर उत्तर में है, उच्च अक्षांशों पर है, और उच्च अक्षांशों की विशेषता ये होती है कि वहां तक वर्षा का जल पहुंचना बहुत दुर्गम स्थिति हो जाती है, वर्षा वहां तक नहीं हो पाती। इसलिए वहां की जो विशेषताएं हैं आपको देखने को मिलेगी, वहां पे शुष्कता होगी, नमी की मात्रा बहुत कम होगी, मॉइस्चर कम होगा, और ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ये विशेषता होती है उच्च अक्षांशों की। देखो, जब मैं अक्षांशों की बात करता हूँ, तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और ये 0 डिग्री की लाइन है, और ये 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण। तो 23.5 डिग्री दक्षिण में इसको बोलते हैं मकर रेखा, और ये इसको बोलते हैं कर्क रेखा। सूरज इन के बीच ही लंबवत चमकता है, इसके बाद ना तो उत्तर में जाता ना ही दक्षिण में, मतलब उत्तर में कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता और दक्षिण में मकर रेखा से नीचे नहीं जाता। इसलिए जैसे हमारे पास ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 23 डिग्री की लाइन है। उच्च अक्षांश कहने का मतलब है ऊपर के अक्षांश, मतलब 23 के बाद के अक्षांश। तो उच्च अक्षांशों में क्योंकि सूरज लंबवत नहीं जाता, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, और गर्मी ज़्यादा नहीं होगी तो क्योंकि सूरज ही सबसे बड़ा रोल अदा करता है वर्षा में, क्योंकि वही वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अगर कभी ज्योग्राफी पढ़ाने का मुझे मौका मिला तो वहाँ मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी तो केवल इंडियन ज्योग्राफी समझ लीजिए कि नगरनीय वर्षा होगी, उच्च अक्षांशों पर अवस्थित है, तापमान बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्तर में है, और शुष्कता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ के जो मरुस्थल हैं वे सीढ़ी नुमा मरुस्थल हैं, और मरुस्थलों की विशेषता है कि वहाँ वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, बहुत दुर्गम ही जीवन शैली होती है। इस एरिया में अगर आप देखो, लद्दाख में कुछ फौजियों की ड्यूटी लगती है, मेरे कुछ मित्र हैं जो लद्दाख में पोस्टिंग है, उनको उनका जो खाना है, उनका जो पीना है, सब कुछ जम जाता है, यहाँ तक कि टमाटर और अंडों को भी उनको फोड़ना पड़ता है हथौड़े से, इतना ज़्यादा हर चीज़ को उबालना पड़ता है। बहुत ही दुर्गम स्थिति है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। फिर अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि काराकोरम क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। काराकोरम मतलब इन तीनों की तीन श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में सर्वाधिक क्षेत्रफल काराकोरम का है। ये फैक्चुअल चीज़ है। फिर जब हम तिब्बत की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। तो अगर आप तिब्बत में जाओगे, जो ट्रांस हिमालय है इसी को कैलाश
पर्वत कहा जाता है। और एक कमाल की बात यह है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है, K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये ट्रांस हिमालय में ही अवस्थित है, मतलब इसी में आपको देखने को मिलेगी गार्डविन ऑस्टिन। और इसी में बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, लेकिन आरोही क्रम में मैं ग्लेशियर लेके आया हूँ। तो हमारे पास सबसे बड़ा इसमें ग्लेशियर है सियाचिन, फिर है हिस्पर, फिर है बियाफो, फिर है बाल्टेरो ग्लेशियर, यहाँ पर अवस्थित हैं। और लद्दाख की जो सकापासी जो चोटी है वह सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और मैं पहले ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ पे पर्याप्त पढ़वा रहा हूँ। किसी भी एग्जाम के लिए यूपीएससी यूपीपीसीएस तक के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये पर्याप्त है। इससे बाहर ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे भी तो आप उलझ के रह जाओगे। कोशिश करिए, मेरी मेहनत से आप लाभ उठाइए। सिंधु और श्योक के बीच इन हिमालयों को रखा जाता है, सिंधु और श्योक के बीच। वैसे तो नदियों के द्वारा भी इनका वर्गीकरण किया जाता है, वो आगे चल के हम अध्ययन करेंगे। बाकी आज यहाँ तक ही, और अगली क्लास इसके बाद की होगी। तो अगर आप यहाँ तक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।